नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज देखें सर हम लोग करेंगे नो मर्सी डे 6 के क्वेश्चंस। तो वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे लगभग सारे क्वेश्चन हो ही गए होंगे, बट फिर भी कोई मन में डाउट रहता है, कोई द्वेष रहता है, द्वंद्व रहता है, तो मेरे हिसाब से इस वीडियो के माध्यम से वो आपका क्लियर हो ही जाएगा। तो डे 6 की अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस को लेकर, तो वही आपका जो टॉपिक है इसमें सब स्पेस रहने वाला है और इवन आपके अभी 2-4 दिन और सब स्पेस पे जाएंगे क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत है, राइट। अब यहाँ पर देखें जो आज के 5 क्वेश्चन है सर, कुछ खास टफ तो नहीं है बट ठीक है, करने तो हैं ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्या कहता है। लेट वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ऑफ रियल पॉलिनोमियल्स, डिटरमाइन वेदर और नॉट W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। तो आपको कहा गया है कि V जो है कोई आपके पॉलिनोमियल्स को लेकर एक वेक्टर स्पेस बनाया गया और एक हमें W गिवन है और हमें ये जज करना है सौभाग्यवश कि W जो है वो सब स्पेस बनेगा या फिर नहीं बनेगा, राइट। तो जो पहला इसका पार्ट है W का, देखो तारीफ कैसा गिवन है। कहता है कि W कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। मतलब W के अंदर जो भी आपके पॉलिनोमियल आएंगे ना, उनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो इंटीजर होंगे, राइट। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट। यहाँ पर W के बारे में क्या कहा गया। लेट्स से इसमें कोई Px है सच दैट पॉलिनोमियल, ये जो है आपका वो है पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल कोफिशिएंट, राइट। कुछ ऐसा तारीफ गिवन अपने को, विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। और ये देखें जो पॉलिनोमियल बनाया गया है उसकी जो फील्ड है, अब सर क्वेश्चन में आप यदि पढ़ेंगे तो अच्छा रियल पॉलिनोमियल्स उसने बोला है, तो फील्ड जो है हमारे लिए वो कौन रहेगा, रियल नंबर, राइट। ठीक है, तो आप देखें यदि कोई अपन पॉलिनोमियल कंसीडर करें, लेट से एफ एक्स, और देखें एफ एक्स कुछ हमें इस शक्ल में मिलेगा ना, A0 A1 x प्लस A2 x स्क्वायर से लेकर AN x n एंड सो ऑन, राइट। अब यहाँ ये कहा गया कि जो आपके कोफिशिएंट्स है वो इंटीजर होने चाहिए। ठीक है भैया, तो मतलब A0 से लेकर जितने भी ये कोफिशिएंट हमें दिखेंगे दे ऑल आर इंटीजर्स। बट आप मुझे एक बात बताइए, यदि मैं सबसे पहली कंडीशन A इंटू एफ एक्स कर दूँ तो ये हो जाएगा A0, वेरी गुड, ये हो जाएगा A1 x एंड सो ऑन। यहाँ पर समझने की बात ये है कि ये है आपका रियल नंबर। अब मान लीजिए जैसे आपका A0 लेट से कोई इंटीजर रहा 4, सर मैं A को ले लूँ लेट से 1/3 बिकॉज A तो रियल नंबर है। तो आप मुझे बताएं ऐसी स्थिति में क्या A0 मेरा इंटीजर रह पाएगा? नहीं। आप कहेंगे जी उस स्थिति में मामला जो है वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में चला ही जाएगा इसका मतलब ये है कि ये जो मेंबर है A इंटू एफ एक्स ये आपका हमेशा W से बिलोंग नहीं करेगा, और क्योंकि ये W से बिलोंग नहीं करेगा तो आप समझ पा रहे हैं कि हमारा W जो है वो V का सबस्पेस नहीं बनेगा। वेरी गुड। सेकंड पार्ट देखिए, फिर सेकंड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें हो सकता है आप लोगों को डाउट आए कंडीशन पढ़ने के बाद में, राइट। कंडीशन में आपके समक्ष पढ़ना चाहूँगा। कहता है W कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद डिग्री इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एंड द जीरो पॉलिनोमियल। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ गया सर। हमें ये तो समझ आता है कि W में ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिनका डिग्री 6 या 6 से ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन हमें ये भी बताना चाह रहा है कि उसके अंदर ज़ीरो पॉलिनोमियल भी इंक्लूड किया गया है अलग से। तो ऐसा क्यों किया गया है, ज़ीरो पॉलिनोमियल का यहाँ क्या रोल है, थोड़ा सा मैं आपके समक्ष इसको जो है वो विस्तार में डिस्कस करना चाहूँगा।
ताकि इस तरह के जो सवाल होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, या आप कह लीजिए वो थोड़े से जो है वो फंसाने वाले टाइप के होते हैं। तो चलिए देखते हैं बी पार्ट। इवन आप इसका जो टेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे उसमें आपको कटिंग भी मिलेगा इस वाले पार्ट में। क्यों? क्योंकि होता क्या है, अक्सर आप चाहे विद्यार्थी हैं या आप अध्यापक हैं, एक मेरी बात को ज़रा आप गौर फरमाइएगा कि जब हम एक सेम टाइप के क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, लाइक आपके सामने मैं सब स्पेस के क्वेश्चन रख दूं और आप धड़ाधड़ जो है वो क्वेश्चंस को लगाते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है, हमारा जो मस्तिष्क है ना, ये सर ये एक खास दिशा में सोचने पे मजबूर हो जाता है। मतलब आपकी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में चलती हैं, आप ज़रा सा हट के सोच ही नहीं पाते हैं। इसको साइकोलॉजी की भाषा में इल्यूस्टॉलिंग इफ़ेक्ट नाम दिया गया है। तो आप ये समझिएगा, जब भी आप एक किस्म के सवाल लगाएं, जैसे कि सब स्पेस है या आपका डायमेंशन है, कोई भी टॉपिक ले लीजिए फॉर सेक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि गाड़ी जो है वो शताब्दी की स्पीड से नहीं दौड़ानी है हमेशा। कभी कभी सर मालगाड़ी बन जाने में भी हमारा फ़ायदा होता है, राइट। तो जब इसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा था, मेरे साथ भी वही हुआ जो आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि भैया पेन उठाए और तड़ातड़ लिखते चले गए। बट थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन में ये जो ज़ीरो पॉलिनोमियल है ये अलग से क्यों दिया गया है, राइट। तो उस पर मैं थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करूँगा। तो यहाँ पर देखें, W जो है वो कहा गया कि भैया उसमें पॉलिनोमियल तो है, बट जो डिग्री ऑफ px वो आपको या तो 6 या 6 से ज़्यादा देखने को मिलेगी विद ज़ीरो पॉलिनोमियल, राइट। आपको ये भी दिया गया है कि ज़ीरो पॉलिनोमियल उसके अंदर देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब आप ये देखें, सर मेरा सवाल ये है कि लेट से अपन कोई fx कंसीडर करते हैं जिसका डिग्री 6 या 6 से क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री क्या होगा, 6 होगा या फिर क्या होगा, 6 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या डिग्री 5 वाला पॉलिनोमियल यहाँ पर होगा, क्या नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि कंडीशन ही ऐसा गिवन है। तो आप देखिएगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लेट से A0 फिर A1 t सिंबल अपन ने x लिया हुआ है तो लेट से x, फिर अपना A2 x² A6 x6, ऐसा पॉलिनोमियल ले लेते हैं। इसका डिग्री 6 है, ये हमें अलाउड है। और आप ये भी देखिएगा सर जो टेक्स्ट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का वो गलत है, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि वो कैसे कर दिया, तो सर टेक्स्ट सॉल्यूशन इसका दुर्भाग्यवश वो गलत है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, राइट। मैंने बताया ना कि जब इसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा था तो वही है कि हमारा जो मस्तिष्क है, जब हम एक तरह के सवाल लगाते हैं तो वो एक दिशा में सोचने को मजबूर हो जाता है, राइट। अब एक और पॉलिनोमियल ले लेते हैं, लेट से B0 B1x और B2x² और ये B6x6, राइट। सबसे पहले मैं आपके सामने ये वाली कंडीशन चेक करना चाहूँगा, A इंटू fx। तो महाराज आप मुझे बताइए, यदि किसी पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर ही दिया जाए तो क्या उसकी डिग्री में कोई परिवर्तन हमें देखने को मिलता है क्या? आपका जवाब होगा जी नहीं। किसी कांस्टेंट को यदि हम पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करते भी हैं तो उससे पॉलिनोमियल की डिग्री में चेंज नहीं आता है, ये हम जानते हैं बात को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो AFX है ये ज़रूर हमें किस में देखने को मिलेगा, W में देखने को मिलेगा। बट सर यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है ना वो थोड़ी सी अपने को प्रॉब्लम करेगी। कैसे करेगी, समझिए बात को।
मैं आपसे बोलता हूँ ए एफ एक्स प्लस में बी जी एक्स, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए आप देखें, मैं सीधे ऐसे जो इनके क्या कहती हैं टर्म्स आएंगी उनको मैं ऐड करके ऐसे लिख दूं क्या? चलिए बहुत बढ़िया। तो देखें ये हो जाएगा A1, वहाँ से आएगा B1 और X इस तरीके से आएगा, है ना, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा A6 B6 X6। समझ आती है ये बात? कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब आप देखें, क्या आप इस बात को सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि ये जो आपका एक्सप्रेशन आया ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, ये हमेशा आपका W में रहेगा? तो थोड़ा सा आइए इसकी जांच पड़ताल करते हैं, इसका क्या कहते हैं सर, थोड़ा सा डाइसेक्शन करते हैं तो बातें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। स्थिति नंबर 1, मान लीजिए आपके ये जो कोफिशिएंट हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट साइन के हैं। मैं क्या बात कह रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर कहूँगा सर जो इसका टेक्स्ट सॉल्यूशन है आप लोगों के पास वो गलत है। गलत क्यों है आप समझ ही गए होंगे अभी तक। इसके पीछे का मैंने आपको बायोलॉजिकल कारण भी बता दिया है कि जब आप एक किस्म के सवाल लगाते हैं तो आपका जो मस्तिष्क है वो एक खास दिशा में सोचने पे मजबूर रहता है, राइट। तो आप ये देखें, स्थिति नंबर 1 क्या कह रहा हूँ मैं आपसे कि मान लीजिए ए नॉट एग्जैक्ट मेरा इक्वल है नेगेटिव ऑफ बी नॉट, सेम इज द केस ऑफ A1 से लेकर A6। ऐसी स्थिति में आप कहेंगे आपको एक ज़ीरो पॉलिनोमियल देखने को मिलेगा। क्यों? ये सारे कोफिशिएंट एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कह दो ना, कैंसिल कर रहे होंगे, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल आएगा। और आपको क्या कहा गया कि जो W है देखें जनाब इसके अंदर ज़ीरो पॉलिनोमियल को शामिल किया गया है, तो वहाँ तो बात हजम होती है कि भाई W में तो मिलेगा। बट स्थिति नंबर 2 देखिए आप, क्या इस बात की गारंटी है कि सारे ही AA मतलब कि ऑल AAI विल बी इक्वल्स टू माइनस BBJ और BBI लेट्स से? क्या इस बात की कोई गारंटी है? क्या हम इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमेशा ये स्थिति जो है वो रहेगी? नहीं हो सकता है। अब आप ये भी देखें, कुछ AAI इक्वल हो माइनस ऑफ BBI के। मान लीजिए सर ये आपस में इक्वल था, राइट, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। जो मेरा रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आएगा उस स्थिति में उसका डिग्री कितना जाएगा? बोलो जनाब, 5 जाएगा क्या? आप कहेंगे बात तो सही है, डिग्री 5 ही जाएगा। और अगर मान लीजिए AA5 भी इक्वल हुआ नेगेटिव ऑफ BB5 के, तो डिग्री कितना जाएगा? तो डिग्री 4 जाएगा। तो आप ये समझिएगा, ये जो एक्सप्रेशन हम निकाले हैं इसमें क्या हम ये सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि जो आपका पॉलिनोमियल आएगा उसका डिग्री हमेशा 6 या 6 से ज़्यादा होगा? नहीं कर पा रहे ना। देखो आपके सामने सिचुएशन है, उसका डिग्री 5 भी हो सकता है, उसका डिग्री 4 भी हो सकता है, इवन उसका डिग्री 0 भी हो सकता है, जिसे हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा किससे ताल्लुक़ नहीं रखेगा सर? W से, क्योंकि ये हमेशा बिलोंग नहीं करेगा W में। इसका मतलब आपका ये जो है ये वेक्टर स्पेस का सब स्पेस नहीं बनेगा। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि जो टेक्स्ट सॉल्यूशन है सर उसमें मैंने क्या रायता फैलाया है, या उस समय जो मेरा मस्तिष्क है वो पता नहीं कौन सी फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा था, उस पे मैंने जो सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्यूशन लिखते टाइम मैंने इस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट किया है आप ये देखिएगा खूबसूरती। वहाँ पर मैंने इसको इंटरप्रेट इस तरीके से किया कि इसके अंदर जो भी पॉलिनोमियल आएंगे उनकी जो x की पार है वो एटलीस्ट 6 होगी या 6 से ज़्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं दिमाग क्या जो है वो खेला खेलता है जल्दी करने के चक्कर में। वहाँ पर मैंने क्या इंटरप्रेट किया है आपने देखा होगा, तो अब आप इस चीज़ को रिलेट करवा पा रहे होंगे। वहाँ मैंने इसी चीज़ को इंटरप्रेट कैसे किया है
कि पॉलिनोमियल में x की मिनिमम पावर मेरे को 6 मिलेगा एंड मैक्सिमम कुछ भी मिल सकता है, जो कि केस नहीं है। तो ये आप लोगों को भी हिदायत है मेरी तरफ से कि जब आप एक तरह के सवाल लगाएं तो थोड़ा सा ठहर के चीज़ों को देखने का कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज़ हमारा जो मस्तिष्क है सर बहुत खेला खेलता है हमारे साथ और हम समझ भी नहीं पाते हैं उस मोमेंट पे, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत कमेंट्री हो गई है। अब इसका सी ऑप्शन देखिए, कहता है W कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद ओनली इवन पावर्स ऑफ t। अच्छा, सिंबल अभी t यूज़ कर लिया है तो उससे अपने को क्या कह रहे हो जी, कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, समझ आती है अपने को बात। अब सी पार्ट जो है इसमें कहता है कि W ऐसा हो गया है जिसमें इवन पॉलिनोमियल्स हैं, मतलब x की पावर इवन से, इवन फिर मसला हो जाएगा बोलूँगा तो मैं, हालांकि इवन पॉलिनोमियल भी बात वही है एक तरीके से। तो यहाँ जो px है यहाँ पर क्या है, इवन पावर्स ऑफ x, उसने t लिखा है, मैं x ले लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इवन पावर्स ऑफ x। ठीक है सर, आप ये देखें अगर आपके दो पॉलिनोमियल हैं, मैं इसको वैसे ओरली भी सॉल्व कर लेते हैं और टेक्स्ट सॉल्यूशन तो आपके पास है ही। आप ये देखें अगर मेरे दो पॉलिनोमियल हैं, पहली बात मैं पहली कंडीशन क्या होती है सोचो, पॉलिनोमियल को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी कांस्टेंट से, बट अगेन जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या उसके डिग्री के साथ कोई छेड़छाड़ होता है क्या? जी नहीं, आप कहेंगे नहीं होता है। तो a इंटू एफ एक्स विल ऑल्सो बी एन इवन पॉलिनोमियल, राइट। सेकेंड सिचुएशन जो आपका है ए एफ एक्स प्लस में बी जी एक्स। सर दो इवन पॉलिनोमियल्स को यदि आप ऐड करेंगे तो थोड़ा सा आप सोचें ठंडे दिमाग से और मुझे बताएं क्या हमेशा एक इवन पॉलिनोमियल नहीं आता है? भाई अगर आपके कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल भी हुए नेगेटिव साइन के साथ, तो जो आपकी टर्म्स कटेंगी उसके कटने के बाद भी जो पॉलिनोमियल बचेगा वो कैसा ही बचेगा, इवन। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि उसमें ज़ीरो भी तो हो ही सकता है ना, जैसे यहाँ देखे थे। बट सर अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ज़ीरो इवन पॉलिनोमियल नहीं होता है? क्या वहाँ पर x की पावर जो है वो इवन नहीं चल रही होती है? सोचें ना ज़रा। तो आप कहेंगे बात तो सही है, इसका मतलब ये जो आपका डेफिनेशन है ये हमारा सब स्पेस की कसौटी पर खरा उतरता है, और क्योंकि खरा उतरता है तो हम यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा जो W है वो बड़े ही धूमधाम तरीके से V का सब स्पेस बन जाएगा, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, इसको लिख लिए क्या, खास तौर पर ये B पार्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट सॉल्यूशन में गलत है। तो अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और देखना चाहेंगे कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद उसको भी हम लोग मिलजुल कर सॉल्व कर ही लेंगे, उसमें ऐसा क्या है, नहीं समझे? आइए, तो सेकंड जो है, अगेन सेकंड क्वेश्चन भी अपना पॉलिनोमियल को लेकर ही है। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर ये पॉलिनोमियल को लेकर इतने सवाल क्यों हैं? तो उसके पीछे मेरा जो लॉजिक है वो ये है कि आप ये देखिएगा, नंबर्स के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, नहीं होते क्या? होते हैं ना। अभी आपको कोई नंबर्स को लेकर सब स्पेस की कंडीशन दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए, लाइक टपल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भाई साहब आप कुछ घास भी नहीं डाल दे हो, बट जहाँ पॉलिनोमियल या मैट्रिसेस आता है ना, वहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है वो सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है आम तौर पर जो बच्चे होते हैं वो पॉलिनोमियल और मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन के साथ इतना सहज महसूस नहीं करते जितना कि आपके टपल वाले क्वेश्चंस के साथ करते हैं। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन के साथ भी सहज महसूस करते हों, बट मैं बात कर रहा हूँ सर ऑन एन एवरेज की, राइट। तो बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप पॉलिनोमियल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या आपके मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन होते हैं, इवन इन मॉडर्न अलजेब्रा,
क्या आप उनके साथ उतना ही सहज महसूस कर पाते हैं जितना आप जो अलजेब्रा टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है टपल्स का, नंबर्स का या इवन इक्वेशंस का? ये आप मुझे बताइएगा। सेकंड देखिए सर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? कहता है लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शंस। फंक्शन जो है वो आर से आर पे है, मतलब रियल नंबर का मामला है यहाँ पर। शो दैट डब्ल्यू इज़ अ सब स्पेस। अब हमें शो ही करवाना है, राइट, चेक नहीं करना है, हमें दिखाना है कि डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस होगा ही होगा। तो इसमें जो पहला डेफिनेशन है आपके डब्ल्यू का, उस पर थोड़ा आप गौर कीजिएगा। डेफिनेशन है आपका एफ एक्स और ये है आपका F1, ये ज़ीरो। अभी आपको बेशक देखें ऐसा लग सकता है कि जो हमारे उस्ताद है ये हमें किस लेवल के सवाल दे रहे हैं, मतलब एकदम चेरी ऑन द केक वाले। बट थोड़े दिन आप रुक जाइए, जैसे जैसे हमारे डे बढ़ते जाएंगे आपको एहसास हो जाएगा कि सर पानी कितना गहरा है। इवन जो लेवल है वो टच करता है CSIR के लेवल को, जो क्वेश्चंस का लेवल है। तो ये क्या है, अभी तो हम लोग अपना फाउंडेशन टाइप आप समझिए, धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड हो रही हैं, फिर इन पे हम लोग, ऐसा होता है ना मकान बनने से पहले सर नींव जो है वो भरी जाती है, तो आप इसको नींव ही समझिएगा, फिर पिलर्स हम लोग बनाएंगे, उसके बाद हम लोग कार्य करेंगे अपने महल बनाने का, राइट। तो आप देखें सर ये आपका डेफिनेशन है। कहता है कि W में कुछ ऐसे पॉलिनोमियल आपके आएंगे जिन पे यदि मैं मतलब f(1) अगर मैं कंप्यूट करता हूँ तो मुझे ज़ीरो देखने को मिलता है। कुछ इस तरह के पॉलिनोमियल W में होंगे, तो हमें ये दिखाना है। अब चेक नहीं करना है सर, दिखाना ही है, ऐसा क्वेश्चन का डिमांड है कि आप दिखाइए कि ये जो है ये सब स्पेस बनेगा। तो आइए दिखा ही देते हैं भैया, उसमें ऐसा क्या है। नहीं तो आप देखें, लेट अपन दो पॉलिनोमियल यहाँ से उठा ही लेते हैं, fx और gx, जो कि सदस्य थे w के। तो क्योंकि ये w के सदस्य थे तो f1 भी ज़ीरो होगा, और आप क्या कहेंगे कि g1 भी उस्ताद ज़ीरो ही होगा, राइट। पहला कंडीशन देखिए, टेस्ट कंडीशन होता है a इंटू F1। भाई अब अपन ये चेक करेंगे ना, क्या a इंटू F1 भी इसके अंदर मौजूद होगा। तो आप देखें यदि मैं F1 को a से मल्टीप्लाई करूं तो ज़ीरो ही आता है ले दे के। तो आप कहेंगे कि जो a F1 था हमारा वो W का ही मेंबर बनेगा, राइट। दूसरा कंडीशन मुझे क्या चेक करना है, क्या AF प्लस में BG का 1 क्या ये W में होगा। तो ये कैसे जज करेंगे, देखो इसको ओपन कर ले, ये हो जाएगा AF1 BG1, वेरी गुड। ये हो जाएगा AF1 BG1, A0 B0, सो दिस इज 0। अब आप कहेंगे ये पूरा एक फंक्शन है ना, इस फंक्शन की 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो 0। तो इसका मतलब जो मेरा AF प्लस BG भैया है वो भी किसके मेंबर बनेंगे, W के। और क्योंकि वो W के मेंबर हैं तो इसका मतलब ये है कि W हमारा सब स्पेस बन जाएगा ना, ठीक है, वेरी गुड। इसी का आप सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड का B पार्ट। यहाँ W का जो तारीफ़ है वो कुछ इस तरीके से गिवन है कि fx, और यहाँ जो कंडीशन होल्ड करवाई गई है वो कुछ इस किस्म की है कि W में अब ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिनकी वैल्यू 3 और 1 पर सेम ही देखने को मिलेगी। तो आ जाइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग दो पॉलिनोमियल लेंगे, लेट्स से gx fx दैट बिलोंग्स टू w। सो f3 f1 के इक्वल होगा और g3 g1
क्योंकि ये दोनों सदस्य हैं किसके, W के। सबसे पहले हम लोग कंप्यूट करेंगे क्या, AF3, और चेक करेंगे कि क्या ये AF1 के इक्वल आता है। मतलब इसको लिखने का जो तरीका है ना वो तो प्रॉपर ऐसे है AF3, तो बाकी एक्सपेंड होके आपका ये ऐसे ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका AF1, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो आप कहेंगे कि AF हमारा एक फंक्शन था और AF की वैल्यू हमने निकाली 3 पर, और हमें ऐसा देखने को मिला कि ये बिल्कुल इक्वल है जब हम AF की वैल्यू निकालते हैं 1 पर, जो कि इस W का कंडीशन है। सेकंड जो टेस्ट कंडीशन होता है अपना, दैट इज AF प्लस BG, इसकी वैल्यू हम निकालना चाहेंगे 3 पर। तो ये हो जाएगा AF3, वेरी गुड, BG3, राइट, और ये हो जाएगा AF3 BG3। वी कैन राइट इट एज F1 BG1, और इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं वापस, AF प्लस BG1, है ना। तो आप क्या कहेंगे कि हमारा एक ये फंक्शन था AF प्लस BG, इसका वैल्यू 3 पर वही आता है जो इसका वैल्यू किस पे आने वाला है, 1 पर। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ ना कि मेरा जो AF प्लस BG है ये किसका सदस्य बनेगा, W का। और क्योंकि ये W का सदस्य बनेगा तो सौभाग्य से W जो है वो सब स्पेस हो गया है। इसी का महोदय C पार्ट आप देखिएगा, तो सेकंड का C पार्ट, यहाँ पर जो W का तारीफ है वो कुछ इस तरीके से गिवन है fx, और कहा गया है f ऑफ माइनस एक्स जो है वो fx के इक्वल होगा। बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है कि W में ऐसे फंक्शन है जो कि इवन है नेचर के अंदर, तो अब हमें इसको जज करना है। तो वही दो पॉलिनोमियल हम लोग लेंगे, लेट्स से fx gx, जज तो क्या ही करना है, मतलब दिखाना है ये आपके W से बिलोंग करते हैं। तो क्योंकि ये W से बिलोंग करते हैं तो f ऑफ माइनस एक्स fx के इक्वल होगा और g ऑफ माइनस एक्स gx के इक्वल होगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। वेरी गुड। अब हमें भैया वही दो जो टेस्ट कंडीशंस हैं वो चेक करनी है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे AF माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा AF माइनस एक्स एंड आई कैन राइट इट एज AFX बाय यूजिंग 1। और इसी चीज़ को हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए ना। तो आप कहेंगे जी AF हमारा फंक्शन था जिसकी हमने माइनस ऑफ एक्स पे वैल्यू निकालने की कोशिश करी, और हम ऐसा पाते हैं कि इसकी वैल्यू वही आने वाली है जो AF की वैल्यू होगी x पर, तो ठीक है। सेकंड जो है हम लोग क्या चेक करने का कोशिश करेंगे, AF प्लस BG का वैल्यू किस पर, माइनस एक्स पर। तो इसको ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा AF माइनस एक्स, वेरी गुड, BG माइनस एक्स। इसको फर्दर ओपन करेंगे, ये हो जाएगा AF ऑफ माइनस एक्स BG ऑफ माइनस एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ सर बाय यूजिंग 1 ऐसा, और इन महाराज को मैं लिख सकता हूँ ऐसा, कहाँ से, बाय 1। अपनी इच्छा से थोड़ी ना लिख दे रहे हैं भैया, हवाला दे तो रहे हैं, बाय यूजिंग 1। और इसको मैं फिर वापस कैसे लिख सकता हूँ, AF प्लस BG इंटू एक्स। तो आप ये देखें क्या मेरा AF प्लस BG जो फंक्शन है क्या वो भी एक इवन फंक्शन है। आप कहेंगे जी बात तो सही है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि AF प्लस BG मेरा कहाँ से बिलोंग करेगा, W से, और क्योंकि ये W से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V। तो ये 3 पार्ट थे हमारे सेकंड क्वेश्चन के जिनमें हमें शो ही करना था, जज नहीं करना था। अब जज भैया अगले वाले में करना है, इसको देख लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि नहीं हुए हैं तो आपसे, और हो गए हैं तो वेल एंड गुड। थर्ड देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड आपका बेस्ड है मैट्रिसेस के ऊपर। तो मैट्रिसेस, और मैंने बताया ना ये पॉलिनोमियल जहाँ आता है सर हमारा जो हाथ है ना थोड़ा सा टाइट हो जाता है,
या हमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा मैंने अनुभव किया है, क्या बोलते हैं उसको, निजी तौर पर। बाकी आपका जो अनुभव है वो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। तो देखते हैं सर थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा जल ग्रहण कर लें उससे पहले। बहुत बढ़िया। थर्ड में बात करी गई है सर मैट्रिसेस के बारे में। आपसे बोला गया है फाइंड आउट इफ़ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मैट्रिसेस ऑफ साइज n ओवर अ फील्ड फॉर्म सब स्पेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस m n f। जो भैया आपका वेक्टर स्पेस है उसमें n क्रॉस n की आपकी जो मैट्रिसेस हैं, बेसिकली स्क्वायर मैट्रिसेस की यहाँ पर बात हो रही है, और मैट्रिसेस के जो सदस्य हैं वो आपके फील्ड से बिलोंग करते हैं। अब फील्ड का नेचर क्या है ऐसा हमें नहीं बताया गया है, तो ठीक है बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐसा मान लेंगे कि फील्ड क्या रहा होगा, रियल नंबर, राइट। क्योंकि यहाँ पर फील्ड के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ कोई उसने जिक्र नहीं किया तो आप उसको अपने निजी तौर पर क्या मान के चलेंगे, रियल नंबर। पहला इसमें आप देखें, फर्स्ट का ए पार्ट मुझे करवाने की ज़रूरत है क्या, नहीं है ना सर। आपको फर्स्ट मतलब थर्ड के ए पार्ट में क्या बोला गया है कि जो डब्ल्यू है उसमें सारी ही मैट्रिसेस आ रही हैं। तो जब सारी आ रही हैं मतलब आप ये मान लीजिए जो आपका वी है आपने उठा के उसको डब्ल्यू घोषित कर दिया है, तो क्या वो सब स्पेस नहीं बनेगा, बन जाएगा ना यार। मतलब ठीक ही है, अब इसमें क्या ही डिस्कस करें। थर्ड का बी पार्ट जो है कहता है आपके पास अब सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, यानी हमारा जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू के अंदर मान लीजिए आपका ए मैट्रिक्स है और ए के बारे में क्या बात है, ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमें जानकारी है। मैट्रिसेस को देखें जब भी आप डिनोट करें तो ऐसा कन्वेंशन है, मतलब आपसी सहमति रही होगी भैया मैथमेटिशियंस के बीच में कि जब भी हम मैट्रिसेस को लिखेंगे तो कैपिटल अल्फ़ाबेट से उसको लिखेंगे। तो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, यहाँ पर दो मैट्रिक्स ले लेते हैं सर हम लोग ए एंड बी जो बिलोंग करती है डब्ल्यू से। तो इसका मतलब ये होगा जो ए का ट्रांसपोज है वो ए होगा और जो बी का ट्रांसपोज है वो बी होगा, होगा ना बोलो, हाँ हो जाएगा, वेरी गुड। अब आप ये भी देखिएगा, सबसे पहले हम निकालते हैं ए इंटू ए का होल ट्रांसपोज। हम चेक करना चाहेंगे कि क्या ये वाली मैट्रिक्स भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ये डब्ल्यू से बिलोंग करेगी, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है तो सर आगे क्यों चलना है, यही खेला ख़त्म हो जाएगा इसका, नहीं। तो ठीक है, आप देखें जब भाई ए तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ट्रांसपोज क्या होता है, कुछ ही नहीं होता है भैया, ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स का, और ए ट्रांसपोज मेरा किसके इक्वल है, देखो ए के इक्वल है। तो यहाँ से मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस पूरे का ट्रांसपोज इसके इक्वल आया, तो यानी ये जो मैट्रिक्स है अब हमारे पास ये भी एक कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेरी गुड। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो ये कहाँ से बिलोंग करेगी, कह दीजिए ना, डब्ल्यू से बिलोंग करेगी, और डब्ल्यू से बिलोंग करेगी तो ठीक है, पप्पू पास हो गया है। सेकंड जो है उसमें हम लोग क्या जज करेंगे, ए बी बी कैपिटल बी मतलब इसका होल ट्रांसपोज। तो आप देखें सर ट्रांसपोज जो है जब बात होती है एडिशन में तो सिंपली ओपन हो जाता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो पता है कहाँ फंसते हैं, जब आपको जैसे दिया जाए कि सिमेट्रिक है, अब उसमें ट्रांसपोज आपका यूज़ हो रहा है ऑपरेशन, अब आपको ट्रांसपोज की अगर प्रॉपर्टी नहीं मालूम रहती या उसमें आप डगमगाए तो मान के चलिएगा फिर उस स्थिति में आप सवाल को गलत कर ही आएंगे। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं लाइक मैट्रिसेस हैं, आपके पॉलिनोमियल या जिसमें रूट वाली बातें जो आती हैं या डेरिवेटिव हैं, इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनका हमें ज्ञान रहे। तो इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए टी, ये हो जाएगा बी
बी टी, और मज़े की बात है ये ए ए और ये बी बी। तो आप देखें इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो इसी के इक्वल आया। इसी के इक्वल आया तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स मेरा कहाँ से संबंध रखेगा, आप कहेंगे W से। तो W जो है वो उस स्थिति में क्या सब स्पेस नहीं बनेगा? सोचो ना, क्या कह रहे हो जी? बन जाएगा। वेरी गुड। थर्ड का सी पार्ट देखें। सी में कहता है भैया अभी मामला थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। ट्विस्ट क्या कर दिया है? W में अब सिमेट्रिक की जगह उस्ताद ने स्क्यू सिमेट्रिक डाल दी है। बताइए। और कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक डाल देंगे तो लगेगा बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो आइए ज़रा देख ही लेते हैं। तो W के अंदर अभी मेरा लेट से A मैट्रिक्स है और मुझे ये बोल दिया गया A इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें इसको जज करना है जी, क्या ये सब स्पेस बन जाएगा? तो दो मैट्रिक्स मैं उठा लूँ, A B, लेट से कहाँ से? W से। तो क्योंकि ये W से है तो A ट्रांसपोज क्या आएगा? नेगेटिव ऑफ A, एंड B ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ B बाय डेफिनेशन ऑफ W, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम लोग निकालना चाहेंगे सर AAT का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा AAT, ये हो जाएगा माइनस ऑफ AA, एंड आई कैन राइट इट एज। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस पूरी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव के इक्वल है। इसका मतलब ये मेरी मैट्रिक्स जो है A इंटू A, ये भी एक कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है भैया, मामला सेट है। फिर मैं देखूंगा AA प्लस B कैपिटल B का होल ट्रांसपोज। तो इसको ओपन करेंगे, AAT ये हो जाएगा आपका BBT, एंड आई कैन फर्दर ओपन इट एज AAT BBT। तो जनाब आप देखिएगा यहाँ पर ये जो है इसको ऐसा लिख दें, काहे भैया? एक का इस्तेमाल करके, अपनी इच्छा से थोड़ी ना कह रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा नेगेटिव AA प्लस BB। और ज़रा गौर दीजिएगा सर, इस पूरी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स ही है। तो यानी हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये भी कैसा होगा? एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? अरे कह दो ना, हो जाएगा। और हो जाएगा तो मज़े की बात ये है कि मेरा जो ये है ये W से बिलोंग करेगा, और बिलोंग करेगा तो फिर आपका W सब स्पेस बनेगा। और मैं बताऊं सर आपको, आपने जो है डायमेंशन और बेसिस का टॉपिक पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लोगे। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इनके बेसिस पर चर्चा कर रहे होंगे, और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा कर रहे होंगे कि यदि मेरे पास n/n का कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका क्या डायमेंशन होगा, उसके बेसिस में कितने मेंबर होंगे, उसके बेसिस की शक्ल क्या होगी। तो ये सब पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसका डी पार्ट देखें, थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं, फिर देखते हैं डी पार्ट क्या कहता है। डी में आपसे कहा गया कि सर अभी जो मैट्रिक्स है उनका नेचर थोड़ा चेंज कर दिया जाए, और मैट्रिक्स को बना दिया गया है नॉन सिंगुलर। तो 3 का डी पार्ट, एक तो भैया यहाँ भीषण गर्मी है तो प्यास आप समझ ही सकते हैं। कहता है ए इज़ अ नॉन सिंगुलर, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर हम लोग समझते हैं सब लोग, जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो? नॉन ज़ीरो, है ना। और सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या निकल कर आ जाए? सर ज़ीरो निकल कर आ जाए, एज सिंपल एज दैट। तो आप देखें यहाँ अब झोल झाल है तगड़ा। अगर मेरा ए कोई नॉन सिंगुलर है तो देखो ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मे भी हो सकता है उसका बिहेवियर चेंज ना हो। कैसे? मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। जैसे मैं कोई ए मैट्रिक्स ले लूँ जो नॉन सिंगुलर है, लेट्स से 2 1 1 2। तो यदि मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालूँ तो दिस विल बी 4 - 1 3 विच इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है,
मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो ये हो जाएगा 4 2 2 4। और अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो मुझे बताओ ना, क्या इसका बिहेवियर चेंज हुआ क्या? हैं जी सर? अरे बता दो, क्या बिहेवियर चेंज हुआ क्या? तो आपकी अंतरात्मा जो है वो ऐसे झिंझोड़ेगी आपको और कहेगी कि बिहेवियर इसका चेंज नहीं हुआ है। पहले नॉन सिंगुलर था तो अभी भी नॉन सिंगुलर है। बट क्या हो कि अगर हम लोग इस ए को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो सर आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो मैट्रिक्स। तो आप कहेंगे ये तो भाई साहब विवाद हो गया है, ये ज़ीरो मैट्रिक्स तो सिंगुलर मैट्रिक्स माना जाएगा, तो फिर क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा? नहीं बनेगा ना। अच्छा, आप ऐसे ना समझे तो ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स मेरे पास ऐसा है जो नॉन सिंगुलर है, लाइक 1 0 0 1 है ना, और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास बी ऐसा है, वो भी नॉन सिंगुलर है। आप देखें जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे, बेसिकली ए और बी को आप वही ले लें, 1 1 ले लें ना, या कुछ सेम नंबर ले लें, तो भी आपको कैसा मैट्रिक्स देखने को मिलेगा? ज़ीरो मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। और देखने को मिलेगा तो सर ज़ीरो तो सिंगुलर होता है, तो क्योंकि वो सिंगुलर है तो क्या आप बताइए ये सब स्पेस बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा जी, नहीं बन पाएगा। ई पार्ट देख लीजिए। ई में कहता है आपसे अभी डब्ल्यू में कैसी मैट्रिक्स आएंगी? सिंगुलर। भाई कहता है ये नॉन सिंगुलर वाले ने तो फैला दिया, देखो रायता, तो बोलते हैं इसको तो साइड हटा दीजिए। अब हम लोग लेके आते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और देखते हैं क्या ये सब स्पेस बन पाएगा। ए इज़ अ कैसा मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सर सिचुएशन यहाँ भी यही है कि ए सिंगुलर है, जैसे देखो मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। -2 2 -2, इसको 2 ले लो और इसको -2 ले लो, इसको -2 ले लो, तो अभी आपका ये सिंगुलर आएगा। कैसे? ए का यदि मैं डिटरमिनेंट निकालो 4 और बीच में माइनस आता है ना, तो इसको रहने दो 4, अब ये सिंगुलर है। अब आपके मन में सवाल आएगा, यदि हम इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये नॉन सिंगुलर हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा -8 8 8 -8। अभी ए का मतलब 4a का जो डिटर्मिनेंट है क्या वो नॉन ज़ीरो आएगा? तो पहली बात आप प्रॉपर्टी यूज़ कर लें सर डिटर्मिनेंट की, उसको ज़ीरो आना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, है ना, क्योंकि ए का मॉड ही ज़ीरो है। तो आप अगर ए को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप कहेंगे ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो सर वो तो है ही सिंगुलर, फिर आप क्या ये बन जाएगा क्या? आओ ज़रा थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं। मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स ऐसा है 0 0 0 1। मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या ये सिंगुलर है? आप कहेंगे जी सिंगुलर तो है ही, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो तो ज़ीरो आएगा। बात सही भी है। मैं आपके समक्ष एक और मैट्रिक्स लेना चाहूँगा, क्या ये सिंगुलर है? आप कहेंगे जी बात तो सही है, इसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो आएगा। लेकिन जब दूसरी कंडीशन होती है अपनी ए प्लस बी वाली, इसमें महोदय आप ए को 1 ले लीजिए और बी को भी 1 ले लीजिए और दोनों को ऐड कीजिए, तो ये आ जाएगा 1 0 0 1। क्या सर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है? अब हो गया ना, देखो विवाद, ये तो ज़ीरो नहीं आएगा, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 1 आएगा। तो मतलब हमारे पास ये संभावना तो है ही कि ए और बी अपने आप में सिंगुलर मैट्रिक्स थी, बट जब हमने ये कंडीशन लगाई तो हम ऐसा पाते हैं, ये बिल्कुल संभव है ये कंडीशन लगाने के बाद जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो उसका स्वभाव कैसा हो? नॉन सिंगुलर। तो ये तो सर विवाद वाली बात हो गई। इसका मतलब क्या ये मेरा W से बिलोंग करेगा? जी नहीं। और नहीं करेगा तो क्या मेरा W सबस्पेस बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा ना। वेरी गुड। इसका फिर हम लोग F वाला पार्ट देख लें। आ जाओ इधर ही देख लेते हैं, छोटा सा है, यही हो जाएगा।
तो देखो भैया, मैट्रिक्स के अंदर बहुत झोलझाल रहता है। मैट्रिक्स को थोड़ा सा हमें इत्मीनान के साथ इसको क्या कहते हैं, टैकल करना है या ट्रीट करना है, या आप जो मर्जी समझ लीजिए, भावनाओं को समझिए, शब्दों में तो खैर क्या ही रखा है। एफ पार्ट कहता है मैट्रिसेस विद जीरो ट्रेस, थर्ड का एफ पार्ट। डब्ल्यू है, ए है, तो बोलता है ट्रेस ऑफ ए इज ज़ीरो, ट्रेस ऑफ ए इज ज़ीरो। ये शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसा लिखते हैं TR, है ना। ट्रेस क्या होता है, जिन बालकों को नहीं मालूम, वैसे तो मेरी ये आपसे क्या कहते हैं उसको, उम्मीद है मेरे को, या अपेक्षा बोल लीजिए, कि आपको ये सब छोटी छोटी बातें मालूम होनी ही चाहिए। बट फिर भी किसी कारणवश अगर नहीं मालूम है या भूल गए हैं तो तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा। ट्रेस किसी मैट्रिक्स का किस तरीके से निकाला जाता है, आप मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल होता है उसके सारे एलिमेंट्स को आप ऐड करते हैं और जो वैल्यू आएगी उसे ही हम लोग ट्रेस के नाम से जानते हैं। तो आपको देखो कहता है ट्रेस ज़ीरो है। मैं कहता हूँ जी, मान लीजिए मेरे पास A और B दो मैट्रिसेस ऐसी थी जो W से बिलोंग करती हैं। इसका मतलब A का ट्रेस और B का ट्रेस भैया क्या आने वाला है, आप कहेंगे जी ज़ीरो आने वाला है। ठीक है, आप देखें यदि मैं किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं तो क्या उसका ट्रेस बदल जाता है? सोचो, उसका ट्रेस देखो कैसे आएगा, अपन एक बार निकालने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स मेरे पास ऐसा है 1 2 2 और 1, या इसको 3 ले लीजिए। इसका यदि मैं ट्रेस आपसे पूछूं तो आपका जवाब आएगा जी 4 आएगा। बात सही है। अब यहीं मैं इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a 2a 2a 3a, और अब मैं आपसे इसका ट्रेस पूछूं तो कितना आ जाएगा 4a। सर 4 ट्रेस था किसका, a का ही था। a को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, छोटू a से। सो मैं लिख सकता हूँ ट्रेस ऑफ a इज नथिंग बट a इंटू ट्रेस ऑफ a। सर उदाहरण आपके सामने है ना, ऐसा लिख सकते हैं। ये सीधा प्रॉपर्टी है, आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नहीं याद है तो ऐसा साइड में आप खेला खेल कर देख सकते हैं। एंड ट्रेस ऑफ ए इज़ नथिंग बट ज़ीरो। सो आपका जो ये मैट्रिक्स है इसका भी ट्रेस कितना देखने को मिलेगा आपको, आप कहेंगे जी ज़ीरो। तो मतलब ये मैट्रिक्स मेरा W से बिलोंग करेगा। अभी मैं ट्रेस निकालना चाहूँगा सर किसका, A प्लस B। सर ट्रेस ऑफ A प्लस B, ट्रेस ऑफ A प्लस B, अगेन आपका ये सीधा ओपन होता है ट्रेस ऑफ A ट्रेस ऑफ B। अगर आप बात करते हैं रियल नंबर की या इवन कॉम्प्लेक्स नंबर की भी, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन है। एडिशन में आप पहले ऐड कर लीजिए। भाई ट्रेस में आ कौन रहे हैं, आप ऐसे सोचिए ना, ट्रेस में आ रहे हैं डायगोनल एलिमेंट, या तो उनको पहले ऐड कर लीजिए या ट्रेस निकाल के बाद में ऐड कर लीजिए, बात तो वही है। क्योंकि एडिशन जो है वो आपका कॉम्यूटेटिव भी होता है, आपका वो एसोसिएटिव भी होता है। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा मैं इसके मतलब पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों आता है। क्योंकि आप देखें दो मैट्रिसेस के डायगोनल एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर खेल होना है एडिशन का। तो एडिशन जो है लाइक ट्रेस ऑफ ए, मतलब A प्लस बी को, जैसे इसका डायगोनल एलिमेंट प्लस दूसरे वाले का, फिर ट्रेस निकालूंगा तो मैं इसमें ये ऐड करूँगा। तो आप ये पाएंगे कि एडिशन क्योंकि एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव दोनों ही होता है, इस वजह से ट्रेस ऑफ A प्लस बी आपका एग्जैक्ट इक्वल आता है ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B। बट अगर आप जैसे मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो रियल नंबर में कोई समस्या नहीं है, बिकॉज इन केस ऑफ रियल नंबर अगेन मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। बट सर वही बात हो जाए आपके मैट्रिसेस के अंदर, लाइक ऐसा जहाँ प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा भी मसला है सर। खैर, अब इसको हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B। वेरी गुड। अगेन मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई समस्या है क्या? हाँ, अरे बोल दो ना, नहीं है ना। ये है आपका ज़ीरो, ये भी है आपका ज़ीरो, और ज़ीरो ज़ीरो जब मिल जाए तो हम बन जाते हैं हीरो। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इन महाराज जी का ट्रेस भी ज़ीरो ही आ रहा है। इसका मतलब मेरा जो A है प्लस B है वो भी किससे बिलोंग करेगा,
आपके अंदर से आवाज़ आएगी जी W से करेगा। और यदि ये W से बिलोंग करेगा तो मेरा सवाल ये है, क्या W सब स्पेस नहीं बना? बन ही गया है, देखो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर जो आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व था वो था मैट्रिक्स। और मैंने बताया आपको सर, क्योंकि हम लोग बचपन से इन सब चीज़ों को उतना नहीं पढ़ते हैं जितना नंबर्स को पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा जब हम इस डोमेन के क्वेश्चन लगाते हैं मैट्रिसेस के या पॉलिनोमियल के, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर सर हल्का सा झिझक जो है ना वो रहता है। और इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा देने का मेरा केवल एक ही जो बोलते हैं वो है, क्या बोलेंगे उसको, एंड गोल या मिशन है, कि आप लोग जो हैं वो इन डोमेन्स के अंदर भी उतना ही सहज महसूस कर पाएँ जितना आप नंबर्स के साथ सहज महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अब 4 जो है सर थोड़ा सा देखा देखा सा क्वेश्चन हो सकता है आपको लगे, तो मैं एक बारी पढ़ता हूँ आपके समक्ष और तत्पश्चात हम लोग उस पर अपनी चर्चा जो है वो आरंभ करेंगे। तो देखते हैं, चौथा और पांचवा दोनों ही एकदम आसान किस्म के सवाल आप बोल सकते हैं, उस तरीके के ये सवाल हैं। चलिए, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नो मर्सी में मज़ा आ रहा होगा। एक तरीके से नो मर्सी जो है वो रिवीजन का तो खैर है ही एक तरीका, बट आप ये समझिए लंच के बाद जो टाइम हमारा अक्सर वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आप जानते हैं जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको ऑक्सीजन चाहिए रहता है अच्छा खासा, और हमारे ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए रहता है अच्छा खासा। तो ब्रेन को भैया उतना मिल नहीं पाता है, तो फिर सुस्ती छा जाती है और देखते ही देखते न जाने कब आँखों के आगे अंधेरा सा आने लगता है। आदमी पहले ऐसे स्ट्रेट बैठता है, फिर थोड़ा एंगल पे सेट होता है और न जाने कब वो 180 डिग्री का एंगल मेंटेन करने लग जाता है बिस्तर के साथ। तो खैर ये तो समस्या है ही, और उसी टाइम यदि हम मैथ्स लेकर बैठ जाएं तो मजबूरन हमारा जो मस्तिष्क है उसको अपनी सक्रिय स्टेट में आना पड़ता है, तो फिर बात बन जाता है। खैर, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथे में क्या कहता है, प्रूव दैट W1 इज़ अ सब स्पेस बट W2 इज़ नॉट। सर इस तरह का सवाल हम लोग पहले देख चुके हैं, यदि आपको याद हो तो W1 की जो तारीफ है वो आप देखें किस तरीके की गिवन है, A1 से लेकर AN, और कंडीशन आपको गिवन है ये, और आपका जो W2 है मैं यहाँ लिखता हूँ, इसका जो तारीफ है वो देखें आपको किस तरीके से गिवन है। तो बड़ा ही मज़ेदार किस्म का ये सवाल है। हमें ये सिद्ध करना है कि W1 क्या बोलते हैं सर, सब स्पेस है, नहीं है, है, W1 है और W2 नहीं है। तो आप ये देखें, पहले इसको दिखाते हैं कि सब स्पेस है। लेट से अल्फ़ा मेरा A1 से लेकर AN, फिर मैं कंसिडर करता हूँ बीटा B1 से लेकर BN। तो आप देखें सर A अल्फ़ा जो है वो आएगा AA1 से लेकर AAN। मैं इस A अल्फ़ा को इस कसौटी पे जो है वो क्या कहते हैं जज करूँगा। तो यहाँ पर अगर हम ये निकालने का कोशिश करें AA1, AA2 और AAN, तो आप पाएंगे हम लोग A यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, और अंदर वाली रामायण, क्योंकि अल्फ़ा मेरा एक W1 का सदस्य है, तो सर इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, अब आप बता ही दीजिए, 0 नहीं होना चाहिए क्या? तो ठीक है, ये 0 आ जाएगा। क्योंकि ये 0 आ ही जा रहा है, इसका मतलब A अल्फ़ा भी मेरा W1 का सदस्य है, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अब हम देखते हैं A अल्फ़ा प्लस B बीटा महाराज को, तो ये आ जाएगा AA1 प्लस B1। मैं कई बार ही कर चुका हूँ, तो अभी शायद से मुझे पूरा इसको लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको भी हम लोग इस कसौटी पे जो है वो चेक करेंगे, तो AA1
प्लस B1 से लेकर AN प्लस में BN। A कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा A1 से लेकर AN, फिर B कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा B1 से लेकर BN। क्योंकि बीटा भी मेरा सदस्य W1 का ही था, तो आप क्या पाएंगे कि इसका मान भी 0 है और इसका मान भी 0 है। सो ले दे के ये भी 0 आया। अब क्योंकि ये भी 0 आया तो आप कहेंगे कि ये भी मेरा जो है वो W1 का ही मेंबर है, तो W1 जो है वो क्या बन गया, सब स्पेस बन गया। बहुत बढ़िया। अब इधर आ जाइए महोदय, W2 को भी ज़रा हम लोग इसकी भी जांच पड़ताल कर लें। W2 में यदि मैं A अल्फ़ा निकालूं तो ये हो जाएगा AA1 AA2 AAN, और इसको हम लोग जज करेंगे इस कसौटी पर, कंडीशन पर। तो जब मैं ये कंप्यूट करता हूँ AA1 AA2 से लेकर AAN, और इसमें से मैं A कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा AN जिसका वैल्यू की 1 है। अब आप देखें सर ये आ गया A। अब मेरा आपसे सवाल ये है, ये हमेशा तो 1 नहीं होगा ना, ये भैया 2 भी तो हो ही सकता है, ये 7 भी तो हो ही सकता है। इसका मतलब मेरा A अल्फ़ा W2 से बिलोंग नहीं करेगा, और क्योंकि ये W2 से बिलोंग नहीं करेगा तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि W2 सबस्पेस नहीं बन सकता है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सपोज B बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, शो दैट द सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन द इंटरवल 0,1 such that integral of f where limits are given from 0 to 1 is equals to B is a subspace if and only if B is equals to 0। तो आपको बोला यह W जो है ना, W उसके अंदर आपके फंक्शंस हैं। फंक्शंस का तारीफ ये है कि अगर मैं उसको इंटीग्रेट मारूं तो ये B आता है, जहाँ पर B मेरा कोई रियल नंबर है। और हमें ये कहा गया कि आप ये दिखा दीजिए ये W सबस्पेस केवल तब बन पाएगा जब आपका B 0 हो, और अगर B 0 के अलावा कुछ और रहेगा तो ये सबस्पेस नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग A अल्फ़ा निकाल लें। तो मतलब A अल्फ़ा निकालने का मतलब क्या है, हमें कंप्यूट क्या करना रहेगा, ये 0 से 1 A अल्फ़ा, ये कंडीशन जज करना पड़ेगा ना। और क्योंकि देखो अल्फ़ा जो है मेरा W का मेंबर है, तो 0 से 1 अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा ना, इसमें कोई डाउट। वेरी गुड। आप देखें सर कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर ये हो जाएगा 0 से 1 अल्फ़ा, सो दिस इज़ नथिंग बट AB, बट मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, केवल B। अच्छा ये तो रही इसकी बात। सेकेंडली हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं A अल्फ़ा प्लस B बीटा को, तो ये हो जाएगा 0 से 1 A अल्फ़ा प्लस में B बीटा। इसको मैं तोड़ के लिखूँ तो ये हो जाएगा आपका ऐसा प्लस में B 0 से 1 बीटा। सर ये हो जाएगा B, ये भी, अच्छा इसको B डैश ले लो यार क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी B है। तो देखो B कॉमन लिया, ये आ गया आपका ऐसा। बट आप पाएंगे कि ये वाला जो आपका फंक्शन है इसका जब हम लोग इंटीग्रल कर रहे हैं तो भाई साहब ये भी आपका सिर्फ B के इक्वल तो नहीं आ रहा है। बट यहीं पे आप ये देखें, यदि हम इसको 0 ले लें तो क्या ही बात है। यदि इसको 0 लेंगे तो सर ये 0, तो इसका मतलब A अल्फ़ा इज़ अ मेंबर ऑफ W। सिमिलरली B को 0 लेंगे तो ये 0, इट मीन्स A अल्फ़ा प्लस B बीटा इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ W। इन दैट केस वी कैन से W इज़ अ सबस्पेस ऑफ V। और अगर आपका B 0 नहीं है, 0 नहीं है तो आप समझ पा रहे हैं उस स्थिति में A अल्फ़ा प्लस B बीटा या सिर्फ A अल्फ़ा भी अगर आप देखेंगे तो वो W का सदस्य नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कह दिया सो कह दिया। समझ गए बात को। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ गए होंगे। जहाँ जहाँ फंसने की संभावना थी वहाँ वहाँ मैंने थोड़ा धैर्य के साथ चीज़ों को समझाया है, थोड़ा गति को धीमी करके। तो अगर आपको बीच बीच में थोड़ा बोरियत महसूस होता है तो कृपया थोड़ा सा आप भी हमारे साथ बियर करें, क्योंकि सभी विद्यार्थियों का जो मानसिक स्तर है वो एक जैसा नहीं होता है।
कुछ बच्चे चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन कुछ को थोड़ा सा समय लग जाता है। तो ठीक है, हमारी गति तो वैसे ही थोड़ा धीमी ही चलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको चीज़ें समझ आई होंगी, मज़ा आया होगा सॉल्यूशन डिस्कस करके। आपसे मैं फिर कल मिलता हूँ डे 7 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा साथियों।